नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। आज इस बुलेटिन में बात होगी राहुल की रफ्तार से डरी बीजेपी की, मायावती अखिलेश को भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए मिले न्योते की, जानेंगे कर्नाटक बीजेपी में क्यों छिड़ी बगावत, सीमा विवाद के बीच उद्धव ने क्या की मांग, बात करेंगे लालू के खिलाफ सीबीआई के नए एक्शन की, वीर बाल दिवस से नाराज अकाल तख्त साहिब की, और बुलेटिन के आखिर में बात होगी फिर दूध के बढ़े दाम की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। तेलंगाना में टीआरएस विधायकों की खरीद फरोख्त मामले की जांच करेगी सीबीआई, हाईकोर्ट ने सीबीआई को सौंपा जांच का जिम्मा। त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय चुनाव के लिए मुकुल वासनिक होंगे कांग्रेस के पर्यवेक्षक, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लगाई मोहर, कुछ ही दिनों में तीनों राज्य में होगा चुनाव का ऐलान। दिल्ली नगर निगम में मेयर चुनाव को लेकर बीजेपी ने बदली रणनीति, अब निर्दलीय पार्षद को मेयर चुनाव में दे सकती है समर्थन, 2 निर्दलीय पार्षद बीजेपी में हुए शामिल। तेजी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 712 अंकों की तेजी के साथ 60,566 अंक पर हुआ बंद, निफ्टी 208 अंकों की तेजी के साथ 18,015 पर हुआ बंद। तो ये थी सुर्खियां और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। भारत जोड़ो यात्रा इन दिनों भले ही विश्राम पर है, लेकिन राहुल गांधी आराम करते नजर नहीं आ रहे हैं और आज सुबह ही राहुल महापुरुषों की समाधि स्थल पर पहुंच गए, जिससे बीजेपी खेमे में खलबली मच गई। तो राहुल गांधी ने किस किस को किया नमन, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा देश को जोड़ने के संकल्प के साथ 7 सितंबर से चल रही है। हालांकि अभी यात्रा विश्राम पर है, लेकिन खास बात यह है कि भले ही यात्रियों को विश्राम दिया गया है, लेकिन कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपनी रफ्तार धीमी नहीं की है और लगातार सक्रिय बने हुए हैं। कल यानी रविवार को जहां साउथ के सुपरस्टार और अभिनेता से राजनेता बने कमल हासन से उन्होंने तमिलनाडु की राजनीति पर गहन चर्चा की, तो वहीं आज सुबह से ही राहुल समाधि स्थलों के दौरे पर निकल पड़े हैं। राहुल गांधी ने आज सुबह देश के पूर्व प्रधानमंत्री और महात्मा गांधी के समाधि स्थल पर जाकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। खास बात यह है कि कड़ाके की ठंड में भी राहुल गांधी टी-शर्ट में ही नजर आए और नंगे पैर परिक्रमा करते भी दिखाई दिए। सोमवार सुबह सबसे पहले अपने पिता और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की समाधि वीर भूमि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद उन्होंने इंदिरा गांधी की समाधि स्थल शक्ति स्थल पर श्रद्धांजलि दी। इसके अलावा पंडित जवाहरलाल नेहरू की समाधि स्थल शांतिवन और लाल बहादुर समाधि स्थल विजय घाट, इसके साथ ही महात्मा गांधी की समाधि स्थल राजघाट पर जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। इन सबके अलावा राहुल गांधी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि स्थल सदैव अटल पर भी पहुंचे और उन्हें श्रद्धांजलि दी। अब राहुल के इस कदम ने बता दिया कि वो नफरत मिटाने के जिस संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं वो उसी पर कायम है। गौरतलब है कि भारत जोड़ो यात्रा का संकल्प देश में फैली नफरत को मिटाकर मोहब्बत बांटना है, जिसके साथ ये यात्रा लगातार आगे बढ़ रही है। और आज राहुल गांधी ने पूर्व पीएम वाजपेयी की समाधि पर जाकर इस बात का संकेत भी दिया। राहुल गांधी ने पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि स्थल पर पहुंचकर देश को नफरत मिटाकर मोहब्बत बांटने का संदेश दिया। इसी संकल्प के साथ कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा भी निकाली जा रही है। हालांकि अभी यात्रा 9 दिन के आराम पर है, लेकिन 3 जनवरी से फिर यात्रा शुरू होगी, जिसके लिए तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। ऐसे में यूपी पहुंचने से पहले कांग्रेस ने विपक्षी दलों को यात्रा में शामिल होने का न्योता दिया है। तो किसे दिया गया न्योता, देखिए रिपोर्ट में। 3 जनवरी को भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली से फिर शुरू होगी और कुछ दूर चलने के बाद यूपी के गाजियाबाद में प्रवेश कर जाएगी। यात्रा यूपी में सिर्फ गाजियाबाद, बड़ौत, बागपत और शामली से गुजरेगी। कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा के सहारे प्रदेश को बड़ा संदेश देने की कोशिश कर रही है, इसलिए कांग्रेस ने यूपी में यात्रा के दौरान एसपी, बीएसपी और आरएलडी को भी इसमें शामिल होने का न्योता देने की योजना बनाई है। यही नहीं, कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने तो सुबह सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को न्योता भेज भी दिया है। जयंत चौधरी की ओर से संकेत मिल रहे हैं कि वो भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो सकते हैं। दूसरी तरफ बीएसपी सांसद श्याम सिंह यादव यात्रा में शामिल होने का ऐलान कर चुके हैं। बीएसपी सांसद ने यह ऐलान मायावती के निर्देश पर किया या खुद ही ये फैसला लिया है, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया। लेकिन बीएसपी सांसद के ऐलान के बाद भी उन्हें किसी तरह का नोटिस नहीं देना संकेत दे रहा है कि मायावती की भी इसे सहमति मिली हुई है। संकेत इस बात के भी मिल रहे हैं कि मायावती और कांग्रेस के बीच यूपी में चुनाव को लेकर गठबंधन भी हो सकता
है। कांग्रेस की कोशिश है कि बीजेपी विरोधी वोट को एकजुट किया जाए। फिलहाल भारत जोड़ो यात्रा को लेकर अखिलेश यादव और मायावती ने अपना रुख साफ नहीं किया है। कांग्रेस का न्योता मिलने के बाद इन दोनों नेताओं के फैसले पर यूपी की राजनीति की दिशा तय हो सकती है। भारत जोड़ो यात्रा यूपी में 4 दिन रहेगी। इस दौरान ये लगभग 110 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। 3 जनवरी को भारत जोड़ो यात्रा गाजियाबाद में विश्राम करेगी, 4 को ये बागपत में रुकेगी और 5 जनवरी को बड़ौत में रात्रि विश्राम लेगी। 6 जनवरी को 30 किलोमीटर चलने के बाद यात्रा शामली होते हुए सोनीपत में प्रवेश करेगी। सबसे लंबी यात्रा शामली में ही होगी। इस दौरान राहुल गांधी पश्चिमी यूपी के किसानों के साथ चर्चा करेंगे, क्षेत्रीय लोगों के साथ भी बैठक करेंगे। कांग्रेस ने मायावती, अखिलेश, जयंत को भारत जोड़ो यात्रा का न्योता दिया है। अब देखना होगा कि इनमें से राहुल को किसका साथ मिलता है। इधर कांग्रेस धीरे धीरे मजबूत हो रही है, यहां तक कि दूसरे दलों का भी उसे समर्थन और साथ मिल रहा है। तो उधर बीजेपी के अपने ही उससे नाराज हो रहे हैं और पार्टी को कमजोर कर रहे हैं। ऐसा हाल अभी कर्नाटक बीजेपी में बना हुआ है। तो क्या है मामला, आइए देखते हैं। 2013 के विधानसभा चुनावों से पहले कर्नाटक में बीजेपी की सरकार थी और चुनावों से पहले बीएस येदियुरप्पा ने बगावत कर दी थी। इस बगावत का असर विधानसभा चुनाव में दिखा और बीजेपी सत्ता से सीधे तीसरे नंबर की पार्टी बन गई। अब 10 साल बाद कर्नाटक फिर चुनाव के मुहाने पर है। सत्ता में बीजेपी है और पार्टी चुनाव से पहले बड़ी बगावत देख रही है। कर्नाटक की राजनीति में बेल्लारी बंधुओं के नाम से पहचाने जाने वाले रेड्डी ब्रदर्स बगावत के संकेत दे रहे हैं। राज्य में बड़े खनन कारोबारी और बीजेपी सरकार में मंत्री रहे जी जनार्दन रेड्डी ने कल्याण राज्य प्रगति पक्ष नाम से पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया है। इसके साथ उन्होंने कहा है कि वो 2023 का चुनाव कोपल जिले के गंगावती सीट से लड़ेंगे। खनन घोटाले में सीबीआई ने रेड्डी को गिरफ्तार कर लिया था। बीजेपी भले ही जी जनार्दन रेड्डी को पार्टी का सदस्य नहीं मानती हो, लेकिन रेड्डी के बड़े भाई करुणाकर रेड्डी हरपनहल्ली विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक हैं। वहीं छोटे भाई सोमशेखर रेड्डी बेल्लारी ग्रामीण से पार्टी के विधायक हैं और दावा किया जा रहा है कि विधानसभा चुनावों में पहले ये दोनों भी जनार्दन रेड्डी के साथ आ जाएंगे। रेड्डी भाइयों का प्रभाव बेल्लारी और उसके आसपास के 2 दर्जन सीटों पर माना जाता है। बीजेपी नेता भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि अगर जनार्दन रेड्डी अपनी योजना पर अड़े रहते हैं तो वो बीजेपी को कई सीटों पर नुकसान पहुंचा सकते हैं। बीजेपी पहले ही पूर्व सीएम येदियुरप्पा की नाराजगी के चलते मुश्किल में फंसी दिख रही है। येदियुरप्पा ने बगावत भले ही नहीं की हो, लेकिन उनकी नाराजगी की खबरें लगातार आ रही हैं। अब डर इस बात का भी लग रहा है कि कर्नाटक में टिकट वितरण के बाद हिमाचल जैसा हाल ना हो जाए, क्योंकि पार्टी करीब 30 विधायकों के टिकट काटने के संकेत दे रही है। दूसरी तरफ पार्टी नेता संकेत दे रहे हैं कि टिकट कटा तो भी वो चुनाव लड़ेंगे। जनार्दन रेड्डी ने उनके सामने विकल्प दे दिया है। ऐसा ही हाल हिमाचल प्रदेश में देखा गया था, जहां टिकट कटने से बीजेपी के 22 दिग्गज नेता निर्दलीय चुनाव लड़ गए थे, जिसके चलते बीजेपी को हार मिली और अब कुछ ऐसा ही कर्नाटक में होते दिख रहा है। कर्नाटक बीजेपी में बगावत चल रही है, जिससे राज्य में सत्ताधारी बीजेपी कमजोर हो रही है। कर्नाटक में बीजेपी कमजोर हो रही है तो वहीं कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच जारी सीमा विवाद के चलते दोनों राज्यों की बीजेपी सरकारें भी आमने सामने आ गई हैं। अब इसी बीच महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ने नई मांग उठा दी है। तो क्या है उद्धव की मांग, जानेंगे रिपोर्ट में। 2 पड़ोसी राज्यों के बीच लंबे समय से चले आ रहे सीमा विवाद ने बीजेपी सरकारों को ही आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया है। कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच बढ़ते जा रहे विवाद का अभी तक कोई हल नहीं निकल सका है। दोनों ही सरकारें अपने अपने रुख पर कायम हैं। इसके साथ ही विपक्ष भी इस मुद्दे पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दे रहा है, जिसके लिए विपक्ष के नेताओं ने आज नागपुर में विधान भवन के बाहर इसे लेकर प्रदर्शन किया। साथ ही सदन में इस बारे में लाए जा रहे प्रस्ताव पर विपक्ष के नेता व पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने कड़ा रुख अपनाया। ठाकरे ने सीएम एकनाथ शिंदे पर आरोप भी लगाया कि वो सीमा विवाद पर मौन है, जबकि कर्नाटक के सीएम मुखर हैं। इतना ही नहीं, विपक्ष के नेता ठाकरे ने सीमा विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला होने तक कर्नाटक के बेलगावी, कारवार व निप्पानी को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किए जाने की मांग भी की। ठाकरे ने कर्नाटक के कब्जे वाले महाराष्ट्र शब्द का जिक्र कर सीमा विवाद हल होने तक इन क्षेत्रों को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किए जाने की मांग की। बता दें कि आमतौर पर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके ही चर्चा में रहता है। केओएम नाम देकर ठाकरे ने विवाद को नया रंग दिया है। महाराष्ट्र के उच्च सदन विधान परिषद में ठाकरे ने सीमा विवाद उठाते हुए कहा कि ये मात्र भाषा या सीमा का विवाद नहीं है, बल्कि मानवता का सवाल है। पीढ़ियों से मराठी भाषी सीमावर्ती गांव में रह रहे हैं, उनकी भाषा जीवन शैली मराठी है। सुप्रीम कोर्ट में केस लंबित रहने तक इस इलाके को संघ शासित घोषित किया जाए। अब देखना होगा कि उद्धव की मांग पूरी होती है या नहीं। ठाकरे ने सीमा विवाद हल होने तक इस क्षेत्र को केंद्र शासित प्रदेश घोषित करने की मांग की। अब उद्धव की मांग पूरी होगी या नहीं, ये बता पाना तो अभी मुश्किल है। लेकिन विवादित क्षेत्र को कर्नाटक के कब्जे वाला महाराष्ट्र कहना सियासत को गरमा सकता है।
वैसे सियासत तो बिहार की भी गरमाने के आसार हैं, क्योंकि एक बार फिर सीबीआई ने लालू यादव की मुश्किलें बढ़ाने की प्लानिंग कर ली है। बिहार में जब जब महागठबंधन मजबूत होता है, केंद्र की जांच एजेंसियां अपनी सक्रियता बढ़ाकर इसे कमजोर करने में जुट जाती हैं। इस समय बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में 7 दलों के गठबंधन की सरकार चल रही है, जबकि विपक्ष में बीजेपी अकेले दिख रही है। लेकिन बीजेपी की कमजोरी को केंद्रीय जांच एजेंसी दूर कर रही है और निशाने पर आरजेडी और उसके चीफ लालू यादव आ गए हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के खिलाफ मामला फिर से खोल दिया है। सीबीआई ने 2018 में रेलवे परियोजनाओं के आवंटन में भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच शुरू की थी, लेकिन फिर मई 2021 में जांच बंद कर दी गई। मामला ठंडे बस्ते में डला हुआ था, लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार एनडीए छोड़कर महागठबंधन में शामिल हुए, लालू के खिलाफ पुराने मामले की फाइल झाड़ पोंछ कर फिर से निकाल ली गई है। जिस मामले को फिर से खोल दिया गया है वो यूपीए की सरकार के समय का है, जब लालू यादव रेल मंत्री थे। इस मामले में लालू के अलावा उनके बेटे और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और बेटी चंदा यादव और रागिनी यादव को भी आरोपी बनाया गया है। सीबीआई के ताजा कदम से बड़े पैमाने पर राजनीतिक विवाद खड़ा होने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि विपक्षी दल बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोप लगाते रहे हैं। और इस बार तो जांच का फैसला तब किया गया है जब लालू यादव इलाज के लिए विदेश गए हुए हैं। सीबीआई ने भ्रष्टाचार के मामले में लालू को एक बार फिर घेरने की तैयारी कर ली है। राजद का आरोप है कि ये सब केंद्र सरकार की साजिश है। साजिश के आरोप तो अकाल तख्त साहिब की तरफ से भी लगाए गए हैं, वो भी केंद्र सरकार पर। तो क्यों केंद्र से नाखुश हैं अकाल तख्त साहिब और क्या लगाए आरोप, जानने के लिए देखिए खास रिपोर्ट। आज देश भर में वीर बाल दिवस मनाया गया। इसी साल 9 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह की जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा की थी कि सिख गुरु के 4 साहिबजादे खालसा की शहादत को चिन्हित करने के लिए 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ऐसे में आज मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में खास आयोजन किया गया, जिसमें पीएम मोदी शिरकत करने पहुंचे। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा, वीर बाल दिवस हमें याद दिलाएगा कि 10 गुरुओं का योगदान क्या है, देश के स्वाभिमान के लिए सिख परंपरा का बलिदान क्या है। वीर बाल दिवस हमें बताएगा कि भारत क्या है, भारत की पहचान क्या है। मैं पिता दशमेश गुरु गोविंद सिंह जी और सभी गुरुओं के चरणों में भी भक्तिभाव से प्रणाम करता हूँ। मैं मातृशक्ति की प्रतीक माता गुजरी के चरणों में भी अपना शीश झुकाता हूँ। वहीं दूसरी तरफ सिखों के सर्वोच्च संस्था अकाल तख्त साहिब और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी केंद्र सरकार के इस नामकरण से खुश नहीं है। वीर बाल दिवस को खारिज करते हुए एसजीपीसी के अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी ने सिखों से अपील की है कि वो सिख इतिहास को कमजोर करने की सरकार की साजिश से अवगत रहें। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारत सरकार मनगढ़ंत सिख इतिहास रचने की राह पर है और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष इसका समर्थन कर रहे हैं। सिख समुदाय की परंपराओं के खिलाफ जाकर भारत सरकार द्वारा साहिबजादों के शहादत दिवस को वीर बाल दिवस के रूप में मनाना दुनिया के धार्मिक इतिहास की सबसे बड़ी शहादत और बहुमूल्य विरासत को कमजोर करने की साजिश है। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी फिर बढ़े दूध के दाम की। महंगाई पहले से ही लोगों की मुसीबत बनी हुई थी। आम जरूरतों की चीजें पहले से ही लोगों की पहुंच से दूर जाती दिख रही थी, और अब महंगाई का एक और झटका देने की तैयारी हो गई है। तो किस चीज के बढ़ रहे हैं दाम, देखिए ये रिपोर्ट। मदर डेयरी ने एक बार फिर से दूध के दाम बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। मंगलवार से मदर डेयरी का फुल क्रीम टोन्ड और डबल टोन्ड दूध 2 रुपए महंगा हो जाएगा। हालांकि गाय के दूध और टोकन मिल्क की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। 1 साल के अंदर मदर डेयरी ने दूध के दाम 5वीं बार बढ़ाए हैं। मदर डेयरी की ओर से कहा गया है कि फुल क्रीम दूध का दाम अब 66 रुपए प्रति लीटर हो गया है, जबकि टोन्ड दूध की नई कीमत 53 रुपए प्रति लीटर होगी। वहीं डबल टोन्ड दूध की कीमत 47 रुपए प्रति लीटर हो गई है। कंपनी ने गाय के दूध की थैली और टोकन से खरीदे जाने वाले दूध के दाम नहीं बढ़ाए हैं। मदर डेयरी ने इस वृद्धि के लिए दूध उत्पादक किसानों से इसकी खरीद की लागत बढ़ने को बड़ी वजह बताया है। कंपनी ने कहा कि पिछले साल की तुलना में इस साल दूध की खरीद लागत करीब 24% तक बढ़ गई है। मदर डेयरी ने पिछली बार दूध की कीमतों में बढ़ोतरी 21 नवंबर को की थी। तब दिल्ली एनसीआर के बाजार में फुल क्रीम दूध की कीमतों में 1 रुपए प्रति लीटर और टोकन दूध की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर का इजाफा हुआ था। इससे पहले मदर डेयरी ने अक्टूबर में दिल्ली एनसीआर और उत्तर भारत के कुछ अन्य बाजारों में फुल क्रीम दूध और गाय के दूध की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की थी। मदर डेयरी दिल्ली और आसपास के इलाकों में रोजाना 30 लाख लीटर से अधिक दूध की बिक्री करती है। इसके लिए दिल्ली एनसीआर मदर डेयरी के 9 प्रोसेसिंग प्लांट मौजूद हैं। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।